दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 488 नंबर का लेक्चर है। देखिए अभी तक मैंने आपको कुल 6 विषय पढ़ा दिया है। 7वां विषय हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके अंतर्गत फिजिक्स के सवालों पे चर्चा कर रहे हैं। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,650 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 40 सवाल 640, एक दिन में 30 सवाल डिस्कस करते हैं और बहुत आराम से पढ़ते पढ़ते हम लोग 14,500 सवालों को अब तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स में जिसका नाम है विद्युत। स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित बहुत सारे जो है सवालों को हम देखेंगे। आपके स्क्रीन पर कई सारे सवाल दिख रहे होंगे। इन्हीं सवालों का जवाब आज मैं आपको अपनी क्लास में देने वाला हूं। तो सीधे आते हैं अपनी क्लास में। एक बात याद रखेगा, यदि आपको भरोसा है, थोड़ा भी भरोसा है नितिन सर पर, तो आप एक बार ना पेड कोर्स ज्वाइन करके देखो। एक कंप्लीट हिस्ट्री का बैच हमने लॉन्च किया, एक बार पढ़ के देखो दोस्तों। जितना रिक्वेस्ट आज मैं कर रहा हूं ना, इससे कहीं ज़्यादा रिक्वेस्ट आप करोगे कि नहीं सर मुझे आपसे ही सारा बैच पढ़ना है। ठीक है, बहुत रिसर्च करके बहुत बेहतरीन कंटेंट क्वालिटी का ये बैच बनाया गया है। आप डेमो देख लो, मत परचेज करो बैच, कम से कम एक बार डेमो देख लो। डेमो देख के संतुष्ट हो जाओ। फ्यूचर में अगर कभी आपको ज्वाइन करना हुआ तो आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, चलो सीधे आते हैं सवालों पर। पहला सवाल दे रहा है कि विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग सर्वप्रथम दोस्तों किसने किया था। देखिए एग्जाम में ना इसके लिए मैं आपको बता दूं 2 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, 2 लोगों ने प्रयोग किया है। सबसे पहले आप याद रखेगा, सबसे पहला जो प्रयोग किया था वो थेल्स ने किया था। किसने किया था? थेल्स ने किया था। थेल्स जो थे ये यूनान के वैज्ञानिक थे और इन्होंने सबसे पहले विद्युत आवेश का पता लगाया था। लेकिन जरूरी नहीं कि आपके परीक्षा में ऑप्शन में थेल्स दे ही। ठीक है, थेल्स के बाद दोस्तों एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है। ठीक है, याद रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आता है दोस्तों। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है दोस्तों, इन्होंने आगे चल के इन आवेशों के बारे में बताया कि आवेश में ऋणात्मक पद होते हैं, धनात्मक पद होते हैं, उसके मान को ज्ञात किया। तो विधिवत रूप से जो मान्यता प्राप्त हुई है वो किसे मान्यता दिया जाता है दोस्तों? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन को दिया जाता है। जबकि थेल्स ने पहले ही शोध कर दिया था, लेकिन थेल्स को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है जितनी बेंजामिन फ्रैंकलिन को दी जाती है। और थेल्स आज के हैं भी नहीं, 6वीं ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों माना जाता है कि थेल्स ने इसका पता लगाया था। भाई उस समय क्या ही था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। अभी तो आपको बताया ऋणात्मक धनात्मक पदों का पहली बार प्रयोग किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले क्या किया था? आवेशों के लिए। आप जानते हैं विद्युत में 2 तरह के आवेश होते हैं। बैटरी देखा होगा आपने, वहां भी 2 तरह के आवेश होते हैं, प्लस माइनस, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो आवेश होते हैं इसका मान पहले किसने पता लगाया? ठीक है, ये जो आवेश होते हैं धनात्मक होते हैं ऋणात्मक, ये किसने बताया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ये आप याद रखेंगे। वही सवाल पहला भी है। ठीक है, तो इसीलिए ये आप सही उत्तर याद रखेंगे। करा धातुओं में विद्युत चालन की क्रिया किसके कारण होती है? करा कोई भी धातु है उसमें विद्युत चालन की क्रिया किसके कारण होती है? आप देखिए धातु जैसे मान लीजिए चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए। ठीक है, तो अब क्या होता है उस धातु में विद्युत को अगर दौड़ाया जाए तो आराम से विद्युत गमन कर पाता है। गमन मतलब स्थानांतरित, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस धातु की सहायता से विद्युत जा पाता है। यही पूछ रहा है कि धातुओं में विद्युत चालन जो है ये किस क्रिया के कारण होती है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे समझिए घर के अंदर जो वायर लगे हैं ना, जिससे लाइट वेट जल रही है, इस वायर में क्या दौड़ रहा है? आप कहेंगे करंट। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम करंट नहीं जानते। ठीक है, आप कहेंगे विद्युत दौड़ रहा है। नहीं, हमको फिजिक्स की भाषा में बताना है। उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहा है? फिजिक्स की भाषा में उसे क्या कहेंगे? है तो करंट ही, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इसे कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों? गमन करता है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है। गमन मतलब एक जगह दूसरे जगह तक वो यात्रा करता है। उसी के फलस्वरूप ये करंट जो है दोस्तों, ये धारा प्रवाह विद्युत जो है चलता रहता है। ये आप याद रखेंगे, इसको अपने भाषा में समझने का। ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट टाइप का है, बड़ा अटपटा सा चैप्टर है। आप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे, ऐसा भी होगा आपके साथ। लेकिन जितनी स्थिरता के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
और जितना आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपको अपने आप चीज़ें याद होने लगेंगी। परीक्षा में सवाल आता है कि आवेश की उपस्थिति का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा यंत्र है जो आवेश की उपस्थिति का पता लगाता है। और आवेश होते कितने दोस्तों, तो आवेश के दो प्रकार होते हैं, या तो ऋणात्मक आवेश होता है या तो धनात्मक आवेश होता है। मिला जुला के मामला ये है कि इसका पता जो है ये किस यंत्र से लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसे कहा जाता है विद्युतदर्शी। क्या बुलाया जाता है इस यंत्र को? इस यंत्र को कहते हैं विद्युतदर्शी। अब हिंदी नाम दे दिया, इतना शुद्ध नाम दे दिया, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इसी को इंग्लिश में पता क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये संभवतः नाम आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का ही हिंदी नाम क्या है? विद्युतदर्शी है। विद्युतदर्शी किसी भी आवेश का पता लगाने वाला यंत्र होता है कि आवेश है किसी चीज में या नहीं है, ठीक है। बस इतनी सा काम इसका है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है। अभी अभी तो बताया कि आवेशन की क्रिया में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। वही सवाल घुमा के आपके सामने दे रहा है, ठीक है। याद रखेंगे, आवेशन की क्रिया में किसका स्थानांतरण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का दोस्तों आवेशन होता है। या आप कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। एक और तथ्य याद रखिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो क्या बताएंगे? इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये भी पूछ सकता है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, ठीक है। आप जानते हैं ना करंट में क्या दौड़ता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वही सवाल तो कर रहा है, ठीक है। किसका स्थानांतरण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। मुक्त इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, आप याद रखेंगे। आवेश मतलब चार्ज, आवेश का मतलब चार्ज, ऋणात्मक मतलब निगेटिव, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आगे बढ़िए। कह रहा वैद्युत आवेश का मात्रक दोस्तों क्या होता है, ठीक है। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है दोस्तों? कूलाम। और कूलाम को दोस्तों सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, के से मत कर दीजिएगा, कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एक चीज और याद रखेगा, आपने विद्युत धारा का नाम सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो विद्युत धारा में का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? बड़ा प्यारा सा सवाल है, आगे आएगा ये सब सवाल, लेकिन फिलहाल अभी चर्चा कर रहे हैं तो इसको याद रखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। फिर से पढ़िए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जैसे विद्युत धारा लिखा तो विद्युत धारा, ठीक है, उसी से एम्पियर, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन अगर यहीं दे दिया विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, क्या दे दिया? मान लीजिए यहां विद्युत प्रतिरोध दे दिया, ठीक है। तब आप क्या करेंगे दोस्तों? जब विद्युत प्रतिरोध देगा तो ओम करिएगा। क्या बताएंगे? इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये सब फिजिक्स के सवाल हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, घबराइए मत। ये जब मैं एक्स्ट्रा बताता हूं ना, इसको लेके परेशान मत हुआ। ये तो बस चर्चा में आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। इसको लेके परेशान नहीं होना आपको। तो आराम आराम से अभी खाली क्वेश्चन का आप जवाब देते चलिए तो काम सही हो जाएगा। करा आवेश जो है ये किस प्रकार की राशि होती है, ठीक है। जो आवेश है, आवेश के बारे में पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। आवेश को हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। कह रहा है किस तरह की राशि है। अब आप जानते हैं दो तरह की राशियां होती हैं, या तो सदिश राशि होगा या तो अदिश राशि होगा, यही ना। राशि कितनी होती है? सदिश और अदिश, ठीक है। सदिश और अदिश राशि होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा सदिश राशि नहीं है, यह कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। इस आवेश के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दिशा की जरूरत नहीं, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, प्यारा सा बात है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं, अरे सदिश तो बहुत पुरानी बात है ना, ये तो आपको पढ़ाया गया है। चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है अतिचालकता। अतिचालकता ये अपने आप में बड़ा खतरनाक शब्द है। ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि सर जैसे कोई भारी भरकम जो है ये सवाल दे दिया गया। अरे कुछ नहीं है, मैं भी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ।
करा अति चालकता, जिसे इंग्लिश में सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, इस अति चालकता का गुण होता क्या है, इसका क्या गुण है। गुण माने समझ रहे हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक, इसका गुण बताना है, कैरेक्टर बताना है कि अति चालकता में होता क्या है। अति चालकता में दोस्तों क्या होता है, किसी चीज को उसके न्यूनतम तापमान पर दोस्तों गर्म किया जाता है और उसके बाद दोस्तों उसमें जान लीजिए कि कुछ भी जब वो एक तरह से क्या हो जाए, निष्क्रिय हो जाए, तो बस वही स्थिति क्या कहलाती, अति चालकता कहलाती है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा। सबसे पहला इसमें कंडीशन क्या है, अति न्यून ताप पर। ठीक है, अति न्यून ताप। अब जो ये शब्द दे दिया अति न्यून ताप ना, कहीं कहीं पे इसी को परम शून्य ताप लिख देंगे। ठीक है, इसी को क्या लिख देंगे, परम शून्य ताप कहीं लिख देंगे, तो अति न्यून ताप या परम शून्य ताप। ठीक है, अति न्यून ताप पर जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमेशा इसके साथ होता क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मान निष्क्रिय हो जाएगा ना, कोई प्रतिरोध ही नहीं करेगा, का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य हो जाता है। फिजिक्स की भाषा में बता रहा हूं तो आपको कठिन लग रहा है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, मैं शांति से आपको बताऊं, ये सब रखो साइड में। आप ऐसे समझो, किसी भी चीज को यदि परम शून्य ताप या अति न्यून ताप पर रखा जाए, तो जब उसका क्या हो जाए, जब उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य हो जाए, कोई क्रिया प्रतिक्रिया न हो, बस उसी को अति चालकता का गुण माना जाता है। अभी अलग अलग पदार्थों पे ट्राई किया जाता है। ठीक है, अलग अलग पदार्थों पे ये ट्राई किया जाता है, तब पता किया जाता है कि उसके अंदर अति चालकता का गुण है या नहीं, वो पदार्थ वाइज वेरी करता है। ठीक है, अब एक एक चीजों को मैं देता हूं आपके सामने। ठीक है, ट्राई करके करा। अति न्यून ताप किसे कहा जाता है, देखो अभी ऊपर सवाल दिया, अभी मैंने ब्रैकेट में लिखा, अब फिर से वही दे रहा है। ठीक है, तो अति न्यून ताप एक तरह से आप क्रांतिक ताप को, बल्कि परम शून्य ताप की जगह आप क्रांतिक ताप लिख लो। शब्द वो लिखना चाहिए जो परीक्षा में आए। ठीक है, क्रांतिक ताप लिखो, ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, क्रांतिक ताप। तो चाहे परम ये लिख दे, अति न्यून ताप लिख दे, चाहे आपके सामने क्रांतिक ताप लिख दे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अति न्यून ताप मतलब क्रांतिक ताप, और हर पदार्थ के लिए क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। भाई हर पदार्थ के गुण अलग अलग हैं, हर पदार्थ जो है पीरियोडिक टेबल में अलग अलग स्थान लिए हुए है। ठीक है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुक्त है नहीं है, कितना है, कम ज़्यादा, उस हिसाब से चेंजेस होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। करा अति चालकता की खोज दोस्तों किसने किया था। ठीक है, अति चालकता की खोज दोस्तों किसने, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवेश। ठीक है, आवेश के बारे में जानकारी किसने दिया था, तो हमने पहले पढ़ाया, थेल्स ने दिया था बहुत पुराने में, और फिर इसके अलावा बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अभी पूछ रहा है कि अति चालकता की खोज दोस्तों ये पहली बार किसने किया, पहली बार, अब खोज तो हमेशा पहली बार ही होता है। इनका नाम था दोस्तों हेइक कामरेलिंग हेंस। ठीक है, क्या नाम था, हेइक, पहले एक एक शब्द लिखेगा, हेइक कोमरलिंग होन्स। ठीक है, ओन्स, हेइक कोमरलिंग, ठीक है, कोमरलिंग ओन्स। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का नाम है और अटपटा भी आपको लगेगा, लेकिन जो नाम है सो नाम है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और अति चालकता की खोज इन्होंने किया कैसे था, इन्होंने पारे को लेकर के किया था। पारे को अति न्यून ताप पर रख के देखा। किसको देखा, इन्होंने जब अपना प्रैक्टिकल किया था, तो प्रैक्टिकल दोस्तों इन्होंने क्या किया था, याद रखेंगे, पारे को अति न्यून ताप पे रखा, यानी उसको क्रांतिक ताप पर रखा, और तब दोस्तों उसके बारे में पता लगाया, उसके गुण खोजा, तब अति चालकता का इन्हें पता लगा। ठीक है, और वो कितने पे रखा था दोस्तों, 4.2 केल्विन। कितना था दोस्तों, इसको रखा गया था 4.2, के फार हो जाता केल्विन, के फार क्या, 4.2 केल्विन पर ये पारे को रखा गया था, तब दोस्तों उसके बारे में पता। और ये जब निकालेंगे 4.2 केल्विन ना, तो ये लगभग 269 डिग्री सेल्सियस माइनस में रहता है। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये माइनस में रहता है, -269 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इसका मान है। तो वैसे भी परम शून्य ताप या फिर जो आप क्रांतिक ताप कर रहे हैं, ये तो एकदम नीचे चला जाएगा ना, एकदम माइनस में रहता है। तो ये 4.2 केल्विन जो है दोस्तों, ये 269 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे।
कारण नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों किस अतिचालक का खोज किया गया है? उसका नाम है सिरेमिक ऑक्साइड। बहुत प्यारा सा सवाल है और इसका उत्तर आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा। कह सबसे नया जो उच्च ताप अतिचालक है वो कौन सा है? तो अभी हाल फिलहाल में सिरेमिक ऑक्साइड की खोज की गई। ठीक है, सिरेमिक, किसका दोस्तों? सिरेमिक। ठीक है, सिरेमिक नाम याद रखेंगे दोस्तों। सिरेमिक ऑक्साइड जो दोस्तों ये सबसे नया अतिचालक है जिसका हाल फिलहाल में खोज किया गया। आईबीएम ने इसका खोज किया था। किसने किया था? चेक कीजिएगा, आईबीएम। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है, उसने दोस्तों इसकी खोज किया था। इसको ध्यान में रखेंगे। करा किसी अतिचालकता द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप, मैक्सिमम ताप दोस्तों कितना हो सकता है? किसी अतिचालकता द्वारा प्राप्त अधिकतम मैक्सिमम टेम्परेचर दोस्तों कितना हो सकता है? तो ये हो सकता है, अब देखो अभी तक जो आपने पीछे देखा वो न्यूनतम में था, तो न्यूनतम में तो माइनस में चला जाता है। यहां अधिकतम की बात कर रहा है तो बताएगा वो भी वायुमंडलीय। इसमें एक पॉइंट जोड़िएगा, जब ये अधिकतम पूछेगा तो याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब पर यह आंकड़ा मैं बता रहा हूं, निर्वात में आंकड़ा अलग हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर 133 होता है, इसको आप याद रखेंगे, 133 केल्विन। ठीक है, इसको नोट करिएगा। वायुमंडलीय दाब पर 133 केल्विन, कितना दोस्तों? 133 केल्विन दोस्तों एक मैक्सिमम जो ताप है ये है किसी अतिचालकता के लिए, ये होता है। ठीक है, तो मैं बहुत हो गया भाई, 133 केल्विन, समझ रहे हैं, बहुत हो गया। ठीक है, केल्विन में आंकड़ा है, ये कोई वो नहीं है कि उसका आंकड़ा दे रहा है जो है डिग्री सेल्सियस का, फारेनहाइट में आंकड़ा दे रहा है, केल्विन में आंकड़ा है। इस पर भी जरा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा अति चालक पदार्थ के गुण कौन कौन होते हैं दोस्तों? कई सारे गुण होते हैं अतिचालक के। पहला गुण जो अभी मैंने पीछे बताया था विद्युत प्रतिरोध के लिए, जो मैंने बताया, याद रखेंगे, पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध छोड़िए, पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है वो शून्य रहती है। एक एक चीज लिखिएगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता पहले कहा ना क्यों शून्य रहती है? क्रांतिक ताप पे जब रख दी तो बेचारा वो क्या हो तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, बस यही चीजें हैं। पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है। ठीक है, शून्य हो जाती है। कोई पूछे कि क्यों शून्य हो जाती है तो क्या बताओगे? ठीक है, क्या बताओगे दोस्तों? अति न्यून ताप की वजह से। किसकी वजह से? अति न्यून ताप या क्रांतिक ताप के कारण। ठीक है, अति न्यून ताप या क्रांतिक ताप के कारण दोस्तों इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये अतिचालक पदार्थों का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। ठीक है, दूसरा, जब शून्य हो जाता है प्रतिरोधकता ना, तो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। कभी आपने देखा बचपन में हम लोग कंघी लेकर ऐसे सर में लगा करके और छोटा छोटा बाल वो लेकर के चिपका चिपक जाता था। यही क्या है दोस्तों? यही जो ये जो आकर्षण है ना, चुंबकत्व का जो गुण है, ये भी अतिचालकता का गुण होता है। ठीक है, तो लिखिएगा, पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। पदार्थ में चुंबकत्व का गुण आ जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, भी प्यारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा हो सकता है? अभी पीछे सिरेमिक ऑक्साइड बताया सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल, उससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, अभी पीछे आपको सिरेमिक ऑक्साइड बताया, सिरेमिक ऑक्साइड बताया। ठीक है, इससे अच्छा एग्जाम्पल और क्या मिलेगा? ठीक है, इसके अलावा अतिचालक पदार्थों के एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल और नोट कर लीजिएगा, जैसे थैलियम बेरियम दे दिया। ठीक है, थैलियम दे दिया, बेरियम दे दिया, थैलियम दे दिया, बेरियम दे दिया। ठीक है, ETC कर लीजिए, जगह भी नहीं है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अतिचालक पदार्थों के कुछ नाम हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, करा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बहुत अंतर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज वाला होता है और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ऐसे या लगाने से थोड़े काम चल जाएगा, बताओ कितना अंतर है? हाँ, दोनों आवेश को डिनोट करते हैं, लेकिन एक निगेटिव चार्ज को दिखाता है, एक पॉजिटिव चार्ज को दिखाता है। करा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है दोस्तों? फिक्स है आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है दोस्तों? 19 कूलाम। और इसमें भी याद रखिएगा, इसमें अगर आपसे पूछे अगर यह मान ऋणात्मक है, अगर यह मान ऋणात्मक है तो आपको एज्यूम कर लेना है कि मामला इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है,
ये मान लेना होगा, ठीक है। और अगर ये मान दोस्तों धनात्मक है, अगर यह मान धनात्मक है तो आपको क्या मान लेना होगा कि मामला जो है ये प्रोटॉन का है, ये मान लेना होगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड रहता है। कभी ये पॉजिटिव में होता है, कभी ये निगेटिव में होता है। तो जब पॉजिटिव में होगा तो प्रोटॉन का होगा, पी से पॉजिटिव, पी से प्रोटॉन, और जब निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन का होगा। इस बात को दिमाग में फिट करना है, ठीक है। और बहुत प्यारा सा सवाल है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19, केवल 19 नहीं, -19 कूलाम है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा अति चालक बनाने के लिए सर्वोत्तम धातुएं दोस्तों कौन सी। मान लीजिए आप सोच रहे हैं अति चालक बनाएं, कोई अति चालक पदार्थ हम बनाते हैं बैठकर, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन सी धातुएं चाहिए दोस्तों। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सीसा और पारा। क्या क्या चाहिए दोस्तों, दो धातुएं चाहिए, एक तो सीसा चाहिए, ठीक है, दूसरा क्या चाहिए दोस्तों, पारा चाहिए। सीसा को पी भी लिखते हैं, लेड, सीसा के लिए लेड शब्द यूज होता है, अब पारा के लिए Hg शब्द होता है। तो ये दो चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप अति चालक पदार्थ बनाना चाहते हैं तो आपको किस धातु की जरूरत होगी, आपको सीसा और पारा दोनों की जरूरत होगी। क्यों यही दोनों, इसके अलावा कुछ और नहीं। क्यों, क्योंकि दोस्तों हाई टेम्परेचर पे, अति उच्च ताप पर भी इनमें परिवर्तन जो है नहीं होता है। इसको अति उच्च ताप पर अति चालक बनाया जा सकता है, इसी वजह से इसी को लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं। कोई मान लीजिए पूछ दिया कि ऐसा क्यों, तो क्या बताएंगे कि अति उच्च ताप पर इसको अति चालक बनाया जा सकता है, इसीलिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको बल्कि, ठीक है। अति उच्च ताप पर इसे अति चालक बनाया जा सकता है। कैपेसिटी इसके अंदर हाई टेम्परेचर को सहने की, इस वजह से दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है। ध्यान देंगे, हमने अब तक कुल 6 विषय आपको विधिवत पढ़ा दिया, बहुत प्रेम से पढ़ा दिया, उसमें कुछ भी दोस्तों बचा नहीं हुआ है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है, इसमें कुछ भी बचा नहीं हुआ है। अब हम 7वां विषय दोस्तों अपना कवर कर रहे हैं। तो एक तो एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न, इसी तरह पॉलिटी यानी संविधान, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ठीक है। ये सब दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिया, 6 सब्जेक्ट पढ़ा दिया। अब 7वां विषय एकदम अपने अंतिम अवस्था में चल रहा है, तो ये 7वां विषय हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारा 7वां विषय है, ठीक है। और इसको हमने पढ़ना शुरू किया था 456 नंबर से, और आज हम 488 नंबर की क्लास कर रहे हैं। देखेंगे ना तो आज हमारा 33 नंबर का क्लास है। कितना नंबर, फिजिक्स में ये हमारा 33वीं क्लास है। आप जुड़े रहिए, अच्छा लगेगा जब पढ़ेंगे। देखिए हूबहू ऐसे सवाल ही तो आते हैं परीक्षा में, आपको भरोसा हो ना हो लेकिन ऐसे ही सवाल आते हैं परीक्षा में। आप दीजिए पेपर तो आपको खुद ही लगेगा, ठीक है। कह कूलम का नियम या विद्युत बल का नियम क्या है। चाहे कूलम का नियम लिखे, चाहे विद्युत बल का नियम लिखे, ये होता क्या है, ठीक है। तो लिखिएगा दो बलों के मध्य, ठीक है। कोई भी दो बल जो होता है दोस्तों, या ऐसे मत दो बल मत कहिए, दो आवेशों का बल, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आवेश कराना जरूरी, ठीक है। लिखिए दो आवेशों का बल, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब इसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। जो कोई भी दो आवेश हो, आवेश दो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कह रहा दो आवेशों का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा आवेशों के, ध्यान से सुनिएगा, आवेशों के गुणनफल के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती होता है। और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता, मतलब उल्टा होता है, दोनों आवेशों के मध्य के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस पॉइंट को भी लिखिए। क्या मैंने कहा, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग, मध्य के दूरी के वर्ग, दूरी का वर्ग है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ठीक है।
व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, जब कोई चीज़ आप बटा में लिखते हैं वो भी व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे समझिए अपनी भाषा में, ठीक है। तो ये दोनों बात याद रखेगा। अब ये अपने आप में परिभाषा है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से तोड़ कर लिख दिया कि आप याद भी कर लो और आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि किस ताप पर अर्धचालकों की चालकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वो कौन सा ताप है, किस टेम्परेचर पर। सुनिए ध्यान से, कह रहा है किस टेम्परेचर पर अर्धचालकों की चालकता शून्य हो जाती है। तो याद रखेगा परम शून्य ताप पर। किस पर? अगर ये शून्य होने की बात कर रहा है, दो चीजें होती, या तो अनंत होगा या शून्य होगा, ठीक है। तो याद रखेगा परम शून्य ताप, ठीक है। परम शून्य ताप पर हमेशा चालकता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसको अब परम शून्य ताप कहते कितने को, ये भी अपने आप में है। देखिए कहीं पर अगर लिखा है परम शून्य ताप, उसका मतलब है 0 केल्विन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर परम शून्य ताप लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वह किसको इंडिकेट कर रहा है, यह 0 केल्विन को दोस्तों इंडिकेट कर रहा है। यह आप याद रखेंगे, कितने को, यह 0 केल्विन को इंडिकेट कर रहा है, इसको आप याद रखेंगे। और 0 केल्विन अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो ये बताइए कितने डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करता है, -273 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई केल्विन अगर 0 रहता है तो क्या माना जाता है, 273 माना जाता है ना। तो इसको लिखिएगा, क्या हो जाता है, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर सेल्सियस है तो, अगर यही आंकड़ा फारेनहाइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, एक बार चेक कर लीजिएगा, 469 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। स्टार लगा रहा हूं, प्लीज इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, ठीक है। चेक कर, वैसे डिग्री सेल्सियस का पैमाना ज़्यादा पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बाकी तो सब अपनी जगह, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये मैंने जो बताया ये भी माइनस में ही रहेगा, ये माइनस में ही रहेगा। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने माइनस लगाया नहीं। -469 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थोड़ा साफ सुथरा लिख दें, -469 डिग्री सेल्सियस नहीं, फारेनहाइट ये रहेगा। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये वाला तो पक्का सही है, -273.15 कभी कभी दे देता, तो उसको छोड़िए, उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। कह अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। कैसा होता है विद्युत चालन, अरे भाई पहले ही बता चुका हूं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है विद्युत चालन। कैसे होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन से। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी लिखिए, कभी कभी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं। अर्धचालक केस में बता रहा हूं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है, रहते हैं। तो इसी अनुपस्थिति को छिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छिद्र कहा जाता है। और एक चीज बता दूं, इस छिद्र से भी दोस्तों विद्युत चालन हो जाता है, समझिए बात को। तो आपके पास कितने उत्तर हो गए, 2 उत्तर हो गए। एक उत्तर हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से विद्युत चालन होता है अर्धचालकों में, या छिद्र के माध्यम से भी अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। और छिद्र माने क्या, इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति ही छिद्र कहलाती है। ये आप आसान भाषा में समझ लीजिए। ये अपने आप में बहुत बहुत प्यारा सवाल है, बहुत डिफिकल्ट सवाल है। जो बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ा होगा ना, वो इन सवालों का जवाब दे पाएगा, वरना सोचेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई मैं गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो जान लीजिए मैं उसी के अनुरूप पढ़ा रहा हूं। जो पढ़ा रहा हूं एकदम सही है, परफेक्ट है। कह रहा है चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर क्या होती है। ये इसको पकड़िए, ताप के बढ़ने पर, जब भी ताप बढ़ेगा तो विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा, ये 100% है, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन होती है ताप बढ़ने पर क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, ठीक है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और विद्युत चालकता घटती है।
दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, और विद्युत चालकता घटती है, ठीक है। दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। कब, यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है तब, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, ये तब का केस है। अब एक दूसरा केस देखिए, ठीक है। एक दूसरा केस दे रहा है कि अर्धचालक पदार्थों का, अच्छा ये चालक पदार्थ था, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। टेम्परेचर कब बढ़ रहा था, ये नॉर्मल कंडीशन था जब चालक पदार्थों की बात रही तब, ठीक है, जब चालक पदार्थों की बात रही तब। अब यहां सवाल दे दिया अर्धचालक पदार्थों का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कर अर्धचालक पदार्थ यदि हो और वहां पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, क्या क्या कंडीशन लग गया, कंडीशन लग गया कि पदार्थ कैसे हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं, पहली बात। दूसरा कंडीशन क्या लगा कि अब टेम्परेचर बढ़ा के दिखाओ, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है। अब देखिए कंडीशन उल्टा हो जाता है, अब कंडीशन उल्टा हो जाता है। जब चालक था तब प्रतिरोध बढ़ रहा था और चालकता घट रही थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही अर्धचालक हो गया, याद रखेंगे प्रतिरोध घटने लगेगा, ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा और चालकता बढ़ने लगेगी। तो उल्टा उल्टा होता है दोनों में, प्रतिरोध इस बार क्या होगा, घटने लगेगी और चालकता बढ़ने लगेगी। कब, जब अर्धचालक पदार्थों में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो। बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं, बहुत बड़ा। इस वाले ये वाला पॉइंट तो एकदम अच्छे से आप रट लीजिए, ठीक है। यहाँ चालक पदार्थ था तब दोस्तों प्रतिरोध, और तब दोस्तों चालकता के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जैसे अर्धचालक होगा चेंज हो जाएगा। एक तीसरा सवाल देखिए, कर मान लीजिए क्या हो गया, अर्धचालक पदार्थ दे दिया, मान लीजिए अर्धचालक पदार्थ दे दिया और उसमें कुछ अशुद्धियां मिला दी गई, उस अर्धचालक पदार्थ में कुछ अशुद्धियां मिला दी गई, और तब विद्युत चालकता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, अशुद्धि मिलाने पर विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। विद्युत चालकता हमेशा बढ़ती है, ठीक है, वो देखिए टेम्परेचर बढ़ने पर अर्धचालक पदार्थ में वैसे भी विद्युत चालकता बढ़ती है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर अशुद्धि मिलाने पर भी, अशुद्धियां मिलाने पर भी विद्युत चालकता बढ़ेगी, ठीक है, विद्युत चालकता क्या होगी दोस्तों, विद्युत चालकता बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी, ये आप याद रखेंगे। जबकि अर्धचालक पदार्थों का ही बात कर रहा था, तो आप ये मत सोचिएगा कि कुछ अलग हो जाएगा इस बार, नहीं, केवल चालक अर्धचालक के केस में थोड़ा सा चेंजेस होता है, वहां पे बात अलग होती है, लेकिन अभी के लिए नहीं। करा ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त धातु कौन सी है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का यूज दोस्तों कहां किया जाता है, कंप्यूटर चिप के रूप में किया जाता है। किसके रूप में, कंप्यूटर चिप के रूप में दोस्तों हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। करा ट्रांजिस्टर में कौन सी धातु होती है, जर्मेनियम होता है। वहां पर क्या होता है, परीक्षा में बहुत बार आता है, जर्मेनियम होता है यहाँ पर, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, कंप्यूटर चिप में जर्मेनियम का बना होता है कंप्यूटर चिप, यही आपको बताना चाह रहा हूँ। करा अर्धचालक पदार्थों के उदाहरण हैं, अभी मैंने पीछे बताया था सिरेमिक ऑक्साइड, ठीक है, सिरेमिक ऑक्साइड, यह भी एक तरह का क्या है दोस्तों, अर्धचालक है। या फिर ये जो जर्मेनियम ऊपर आप पढ़ रहे हो, जर्मेनियम, यह भी क्या दोस्तों इस तरह का जो है अर्धचालक है। या कहीं पे आप सिलिकॉन वगैरह पढ़ते हैं, सिलिकॉन, ये भी कंप्यूटर में यूज होता है, सिलिकॉन, ठीक है, यह भी अर्धचालक है। यहाँ तक कि सेलेनियम वगैरह हो गया, कार्बन हो, ये भी अर्धचालक में आता है, कार्बन हो गया, सेलेनियम हो गया, ठीक है, तो ये सब दोस्तों अर्धचालक के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल, करा तड़ित या बिजली चमकने से वृक्षों में आग क्यों लग जाती है, ठीक है। तड़ित माने समझते हैं, अरे जब आसमान में बिजली चमकती, वाली बिजली की बात कर रहा है, जब आसमान बिजली चमकती है तो आप देखते हैं बिजली गिरती है तो ये वृक्षों में आग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विद्युत में जो बिजली होती है उसमें वैद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, और जो वृक्ष होते हैं सूखे होते हैं, इस वजह से दोस्तों उसमें जल्दी आग लग जाता है, ठीक है। तो लिखिएगा, ठीक है, तड़ित में विद्युत ऊर्जा संग्रहित रहती है, विद्युत ऊर्जा संग्रहित रहती है, और वृक्ष सूखे होने की वजह से आग बढ़ जाती है। अगर वृक्ष सूखा होगा तो आग बढ़ जाएगी, वृक्ष बहुत ज़्यादा हरा होगा तो
तो आग थोड़ी धीमी होगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि जब बिजली किसी वृक्ष पर गिरता है तो पेड़ के अंदर होता है जल। आप जानते हैं वृक्षों के अंदर दो तरह की नलियां पाई जाती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन करता है, फ्लोएम आहार का संवहन करता है। तो हर जगह जल होता है और न दिखे अलग बात है। अब जब पेड़ में आग लगता है ना तो वो पानी गर्म होने लगता है, और जब पानी बॉयल होगा तो वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकृत होगा तो पेड़ को फाड़ के निकल जाएगा, पेड़ के चीथड़े उड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। ऐसा तक केस हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें वैद्युत ऊर्जा जो है संग्रहित रहती है, इसके कारण ऐसा होता है। ये तथ्य दोस्तों आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कह रहा है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा में से कौन अर्धचालकों में दोस्तों, तो सिलिकॉन, अभी आपको पीछे मैंने बताया था कि सिलिकॉन जो होता है दोस्तों, सिलिकॉन जो होता है ये अर्धचालक में लिया जाता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, ये सब दोस्तों अर्धचालक में लिए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, सिरेमिक ऑक्साइड हो गया, लिख लीजिए, ठीक है, सिरेमिक ऑक्साइड। सबसे लेटेस्ट वाला कौन सा है, यही सिरेमिक ऑक्साइड वाला, ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे और आगे बढ़िए। अगला दे रहा है झामा। झामा किसे कहा जाता है दोस्तों, झामा जले हुए कोयले को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं झामा के एक्सपोर्ट पर अभी सरकार ने रोक लगा दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया गया है। सरकार कहती कि नहीं, इसको निर्यात मत करो। क्यों, झामा जो होता है जला हुआ कोयला होता है और इसमें से एक तत्व निकाला जाता है जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में हम किसका उपयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर में हम जर्मेनियम का उपयोग करते हैं। पीछे बताया था ना कि ये ट्रांजिस्टर में जो है आईसी चिप जो होती है, इंटीग्रेटेड चिप्स जो कंप्यूटर में यूज की जाती है, वो किसकी बनी होती है, वो अर्धचालक होते हैं, वो जर्मेनियम के बने होते हैं, ठीक है। और ये जर्मेनियम दोस्तों कहाँ से मिलता है, ये जले हुए कोयले के टुकड़ों से प्राप्त होता है। इसलिए सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा दिया कि उसको निर्यात मत करो, बाहर मत भेजो, अपने देश में खुद ही जरूरत है तो भेजने की क्या जरूरत है। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, तो जर्मेनियम यहाँ पे याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, करा किसी अर्धचालकों का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है, ठीक है। कोई अर्धचालक है, यदि अर्धचालकों का प्रतिरोध गर्म किया जाए तो गर्म करने पर दोस्तों क्या होगा, याद रखेगा, प्रतिरोध घटता है। हमेशा गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, घटता है, ठीक है। दिखा दे रहा हूं पीछे, मैंने पीछे दिखाया था कि अर्धचालक में अगर टेम्परेचर बढ़ता है, उसका तापमान बढ़ाया जाता है, चालकता बढ़ती है, प्रतिरोध देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है। वही सवाल आगे दे रहा है, ठीक है, प्रतिरोध के बारे में। अब यही चालकता भी पूछ सकता था, अगर यही चालकता पूछ देता कि बताइए अर्धचालक को गर्म करने पर, ठीक है, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, चालकता पर, तो चालकता बढ़ती है, चालकता बढ़ती है लेकिन प्रतिरोध घटता है। ये दो बातें दोस्तों आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। करा परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में शून्य प्रतिरोध का मान क्या होता है। करा जब परम शून्य ताप होगा उस समय अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, यह मान अनंत हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। वैसे भी परम शून्य ताप पर क्या करा दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मान ना, तो याद रखेगा यह मान अनंत हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, अनंत, शून्य मत कर दीजिएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, चालकता के बारे में नहीं पूछ रहा है, ठीक है। करा अर्धचालकों में चालकता यदि 0 डिग्री केल्विन है या परम शून्य ताप पर है तो क्या होगा। देखो दोनों दो सवाल है, यहां विद्युत प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत बताएंगे और चालकता पूछेगा तो शून्य बताइएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चालकता पूछेगा तो यही मैं समझा रहा हूं, चालकता पूछेगा तो शून्य बताएंगे। परम शून्य ताप पर चालकता शून्य होती है, जबकि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। दोनों दो पॉइंट है। और मैंने भी बताया था प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ती है, ठीक है। जो अनंत चला गया अब उसको अनंत का अनंत नहीं जाएगा, अनंत से नीचे आएगा, और जो जीरो पे होगा वो अब ऊपर उठेगा। ऐसे याद रखिए, नहीं भूल जाएंगे परीक्षा में। जो अनंत होगा वो नीचे आना चाहेगा और जो जीरो होगा वो ऊपर जाना चाहेगा। तो इस तरह से याद रखेगा, ये यहाँ पे मामला आएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा कि कार से यात्रा करते समय यदि तड़िताघात हो, तड़ित धन आघात, तड़िताघात यानी बिजली चमके, जिसको लाइटनिंग बोलते हैं, लाइटनिंग की संभावना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए, ठीक है। पहली बात, कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए। और बंद करने का
तात्पर्य क्या दोस्तों, अब कई लोग सोचेंगे इसलिए बंद कर लो कि जो है हवा ना आए, पानी ना आए, ये ऐसा कारण नहीं है। हम थोड़ा फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। जब कांच की खिड़कियां जो कार की खिड़की जो होती कांच की होती बेसिकली, अगर जब ये बंद हो जाती है तो होता क्या है, जब ये कायदे से बंद हो जाता है तो जो पूरी कार है यह एक खोखले गोले की तरह गति करती है। क्या क्या करती है, कार जो होती है यह खोखले, ठीक है, तब यह कार खोखले गोले की भांति गति करती है, ठीक है, गति करती है। अब देखो सेफ्टी कैसे होगा, अब सेफ कैसे रहेंगे समझिएगा। जब एक गति करती है तो दोस्तों होता क्या है, जब तड़िताघात होता है, मतलब जब बिजली तड़कता है तो आवेश गाड़ी के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आवेश अंदर आया तो जान लो वो बिजली जो ऊपर तड़के वो सीधा आके आपकी गाड़ी पे गिर जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रहे, ठीक है। आवेश कार के अंदर नहीं आना चाहिए, जो चार्ज है, ठीक है, कार के अंदर नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। अगर गाड़ी खोल के चलाएंगे शीशा, ठीक है, तो जो बाहर का चार्ज है वो गाड़ी के अंदर चला जाएगा, और अंदर अगर चार्ज गया तो भैया ऊपर से बिजली सीधा कार पे गिरेगी। तो कभी भी आप सफ़र करिए, अगर तड़िताघात हो तो कोशिश कीजिए रुक जाइए, बाहर मत निकलिए, कहीं स्थिर जगह पर रुक जाइए। और अगर कोई सुनसान जगह हो, न रुक पा रहे हो, तो कम से कम सारी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बंद कर रखिए और गलती से मत खोलिए, क्योंकि जैसे आप खोलते हैं चार्ज अंदर गया, बिजली के कार पे गिरने की संभावना दोस्तों बढ़ जाती है। ये सब फिजिक्स की बातें हैं, धीरे धीरे अभी ये चैप्टर शुरू हुआ है, व्यवहार बनेगा, आएगा समझ में। जब पहली बार कोई चीज़ मिलती है, डिफ़िकल्ट चीज़ मिलती है, और डिफ़िकल्ट क्यों, क्योंकि जनरली आम चैप्टर के अपेक्षा फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं, उन सब की अपेक्षा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप कम पढ़ना चाहते हैं। कोई भी बच्चा कम पढ़ना चाहता है, सवाल भी थोड़ा कम आता है और पढ़ना भी बच्चा कम चाहता है। यही कारण है कि जब हम आज पढ़ रहे हैं तो आज हमें कठिन लग रहा है, लेकिन हमें तो सब पढ़ना है, हम तो कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, हम तो मेहनत करेंगे और कुछ नहीं छोड़ेंगे। आज तक जब मैंने और 6 विषय पढ़ाया, जब उसमें कुछ नहीं छोड़ा तो मैं फिजिक्स में क्यों छोड़ूंगा जी, हाँ। तो आप आइए, साथ में जुड़ते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं। एक मौका आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपका दिल जीत लूँगा मैं, ठीक है। ये हमारा नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, बहुत महंगे कोर्स नहीं है। जितनी क्वालिटी कंटेंट की चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं ना, आप फ्री की क्लास देखकर इतना खुश हो रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जो इंसान अपना पेड कोर्स पढ़ाता होगा उसमें मैं कितना मेहनत करता हूँ, आप सोच नहीं सकते। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट्स बना के आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं मेहनत कितना कर रहा हूँ, क्योंकि लगता है कि यार पहले मेहनत कर लो जी भर के, प्रचार प्रसार बाद में करेंगे, मन ही नहीं करता। आप देखो मेरे जगह कोई दूसरा रहता ना, इतना शॉर्ट्स बना देता, इतना शॉर्ट्स बना देता कि कोई बात ही नहीं, लेकिन मैं इच्छा नहीं करती, लगता बस काम करो। बच्चे खुद ही जो है जो पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा, तो आप में से किसी ने ज्वाइन किया है कोर्स तो आप बताइए, हिस्ट्री का कोर्स कैसा है एक बार बच्चों को बताइए। आप लोग कम से कम कमेंट किया करिए अगर ज्वाइन किया तो, और सच्चाई बताइएगा। मेरी तारीफ कोई ज़रूरी नहीं है, आपको अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगा हो तो बताइए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।